जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 81 का संबंध 9 के साथ में है उसी प्रकार से 169 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और याद रखना नंबर एनालॉजी टॉपिक से आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। इस टाइप के प्रश्न में मैं सबसे पहले यहाँ पर पता करना है कि 81 से यहाँ पर 9 कैसे बना है। तो 81 से 9 यहाँ पर बनाने के लिए क्या किया गया है, ध्यान से देखिए 81 मिलकर बना है 8 और 1 से। यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों अंकों को आपस में जोड़ा गया है। तो 8 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 1 मिलकर बन जाएगा 9। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए 81 के दोनों अंकों को आपस में जोड़कर यहाँ पर लिखा गया है 9। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 169 के अंदर और 169 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 81 की तरह हम 169 के भी सभी अंकों को क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 169 के सभी अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो 1 और 6 मिलकर बन जाएगा 7, 7 और 9 मिलकर बन जाएगा 16। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि संख्या 16 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 16 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए शब्दों का वेन आरेख ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि भाई, पिता और चित्रकार इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में आपको देखना है सबसे पहले रिलेशन है, यानी कि उन शब्दों के बीच में आपस में क्या संबंध है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे भाई और पिता के बीच में। क्या भाई और पिता के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर, भाई और पिता के बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, यानी कि कुछ भाई क्या हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, और कुछ पिता क्या हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पिता और चित्रकार के बीच में भी रिलेशन देखेंगे। क्या पिता और चित्रकार के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर, पिता और चित्रकार के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है, यानी कि कुछ पिता क्या हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं, सभी पिता तो चित्रकार होंगे नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से अब रिलेशन देखेंगे भाई और चित्रकार के बीच में। क्या भाई और चित्रकार के बीच में रिलेशन है, तो हाँ सर, भाई और चित्रकार के बीच में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है, यानी कि जिस प्रकार से कुछ पिता चित्रकार हो सकते हैं उसी प्रकार से कुछ भाई भी क्या हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं। अब इतना हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे, वेन डायग्राम तैयार करेंगे। कैसे, वो देखिए सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, यानी कि वेन डायग्राम बनाएंगे भाई शब्द के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहला आरेख बन जाएगा किसके लिए, भाई के लिए। अब इसी प्रकार से दूसरा क्या है, दूसरा शब्द है पिता, तो दूसरा शब्द बनाएंगे किसके लिए, पिता के लिए। उससे पहले देखिए यानी कि कुछ पिता क्या हो सकते हैं, यानी कि कुछ पिता क्या होते हैं, भाई होते हैं, और कुछ भाई क्या होते हैं, पिता होते हैं। तो यहाँ पर रिलेशन लगेगा कुछ वाला, यानी कि यहाँ पर देखिए कुछ भाई क्या होंगे, पिता होंगे। अब इसी प्रकार से तीसरा शब्द बच गया चित्रकार। अब मैंने अभी आपको बताया कि कुछ पिता क्या हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं, उसी प्रकार से कुछ भाई भी क्या हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं। तो कुछ हिस्सा हम भाई के आरेख का लेंगे और कुछ हिस्सा ही हम लेंगे पिता के आरेख का। यानी कि इस प्रकार से हम आरेख लेंगे किसके लिए, चित्रकार के लिए। यानी कि भाई, पिता और चित्रकार इन तीनों शब्दों के लिए 100%
सा सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, आपके पास एग्जाम का जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के अंदर यदि आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि 1 नंबर और 2 नंबर आकृति, इन दोनों आकृतियों में कितने कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो समझिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे पहली आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि ऐसे आकृति में इस तरह से तल से आपको क्या करना है, काउंट करना है। जैसे यहां पर देखिए 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। अब यहां पर इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है, यानी कि 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए दूसरा तल है ये, तो यहां पर भी हम नंबरिंग करेंगे इस तरह से 1 नंबर और 2 नंबर है। यहां पर भी दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3 है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6, यानी कि पहली आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दूसरी आकृति में काउंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें पहला तल है ये, तो यहाँ पर नंबरिंग करिए 1 नंबर 2 नंबर और उसके बाद में 3 नंबर। अब इनको जोड़िए, 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3, 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6। इसी प्रकार से यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखिए दूसरा तल है ये, तो यहाँ पर भी नंबरिंग करिए। यहाँ पर देखिए 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, यहाँ पर भी इनको टोटल करिए, 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3, 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तीसरा तल है ये, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर और ये हो जाएगा 3 नंबर। सभी को टोटल करिए, 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3, 3 और 3 मिलकर बन जाएगा 6। अब इन सभी को यहाँ पर जोड़िए, देखिए 6 और 6 मिलकर बन जाएगा 12, 12 और 6 मिलकर बन जाएगा 18। यानी कि यहाँ पर पहली आकृति में तो कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं, और दूसरी आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 18 त्रिभुज हैं। यानी कि हमें देखना है कि 6 और 18 किसी ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं, तो हाँ सर 6 और 18 में दिए गए हैं, ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे पास ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न को आप जरूर सोल्व करके सॉल्यूशन निकालें, यानी कि अपने स्तर से यदि आप सोल्व करेंगे तो इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या
ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 64, 64 के बाद में दिया गया है 32, 32 के बाद में दिया गया है 128, 128 के बाद में दिया गया है 64, 64 के बाद में दिया गया है 256 और 256 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको सीरीज के अंदर संख्या पहले बड़ी उसके बाद में छोटी, फिर उसके बाद में संख्या बड़ी, फिर उसके बाद में संख्या छोटी, इस क्रम में आपको जो भी सीरीज दिया जाए उस सीरीज को आपको हमेशा सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर है। जैसे यहां पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 64 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है 128 है। 64 से 128 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 64 का क्या करें दोगुना कर दें तो 64 का दोगुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 128 है। फिर देखिए 128 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना बन रहा है 256 है। तो 128 से 256 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 128 का क्या कर दें मेरे भाई, यहाँ पर 128 का यदि हम दोगुना कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 256 है। अब इसी प्रकार 256 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे प्रश्न चिन्ह से अगली संख्या हमें ज्ञात होगी, लेकिन हमें क्या करना है प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे। जैसे यहां पर हम कलर चेंज करते हैं उसके बाद में देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर 32 है, 32 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे कितना है 64 है। 32 से 64 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 32 का क्या कर दे दोगुना करें तो 32 का दोगुना करेंगे तो बन जाएगा 64 है। इसी प्रकार से देखिए 64 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो आगे क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे, तो यहां पर देखिए यहां पर 32 से 64 लाने के लिए क्या किया गया है 32 का किया गया है दोगुना। अब इसी प्रकार से 64 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 64 का हम क्या कर देंगे दोगुना कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 64 का हम क्या करेंगे दोगुना करेंगे तो 64 का दोगुना करेंगे तो 64 का दोगुना बन जाएगा 128, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 128। अब हमें देखना है कि संख्या 128 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 128 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यानी कि ए विकल्प या ए आकृति के अंदर बी और यानी कि दूसरी बी आकृति के अंदर है, हमें यहाँ पर पता करना है कि ए आकृति में यहाँ पर संख्या 14 और बी आकृति में यहाँ पर संख्या 18 कैसे आई है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर संख्या 14 और यहाँ पर संख्या 18 आई है उसी प्रकार से हमें सी आकृति के अंदर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहली आकृति के अंदर पता करेंगे कि यहाँ पर 14 कैसे लाया गया है। तो यहाँ पर 14 लाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, सबसे पहले 12 को यानी कि 84 को क्या किया गया है 12 से भाग किया गया है। तो यानी कि 84 को 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यानी कि 12 संते हो जाएगा 84। अब यहाँ पर आया है 14, तो 7 से 14 बनाने के लिए यहाँ पर 7 का किया गया है दोगुना, 7 का दोगुना करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7 दूना के 14। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे बी आकृति के अंदर की यहाँ पर संख्या 18 सेम इसी प्रकार से आई है क्या। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 81 को क्या कर देंगे 9 के साथ में भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 81 को 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी कि 9 के 9 के 81। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से 7 का 2 गुना किया है उसी प्रकार से 9 का भी क्या कर देंगे, 2 गुना करेंगे। 9 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 9 दूना के 18। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 18 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस तीसरी आकृति के अंदर, और इस तीसरी आकृति के अंदर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 88 को हम क्या कर देंगे, 11 के साथ में भाग कर देंगे। तो 88 को 11 से भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी कि 11 8 88 हो जाएगा। फिर यहाँ पर सभी का 2 गुना किया है तो 8 का भी क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। 8 का 2 गुना करेंगे तो बन जाएगा 8 दूना के 16, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 16। अब हमें देखना है कि 16 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 16 में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत क्षेत्र में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है जमुना नदी, ऑप्शन बी है दिहांग नदी, ऑप्शन सी है सांगपो नदी, और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत क्षेत्र में कहा जाता है सांगपो नदी। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और यहीं से एक प्रश्न और बनता है, ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। और आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की थी। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और यहीं से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जो भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी वर्ष 1894 में। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। अब इसी के साथ में यहीं से प्रश्न क्या पूछा जाता है वो देखिए, यहीं से प्रश्न बनता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। कहां पर की थी, तो ये की थी दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ठीक है, ये बातें आप जरूर याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 1920 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1947 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1996 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1914 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था वर्ष 1914 में। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, या फिर भारत और चीन के बीच में स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है। तो याद रखना भारत और चीन के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्न में से आंध्र प्रदेश के किस झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पुलिकट झील में क्या है मेरे भाई, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहीं से एक प्रश्न और भी बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, घेरिया लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि घेरिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो घेरिया लोक नृत्य है ये गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई याद रखना, लोक नृत्य टॉपिक से आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें या फिर इस टाइप के प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट जरूर करें, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री के पास है, ऑप्शन बी है राज्यपाल के पास है, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के पास है और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति होती है राज्य के राज्यपाल के पास है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में 1881 में नियमित दशकीय जनगणना हुई थी, यह किसके काल में हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में 1881 में नियमित दशकीय जनगणना हुई थी और ये हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का यानी कि लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, आपका जो एग्जाम है ये 10 जुलाई के बाद में कभी भी हो सकता है, यानी कि आपके एग्जाम के मात्र
40 से 50 दिन शेष बचे हुए हैं, यानी कि 10 जुलाई के बाद में कभी भी हो सकता है, तो 40 से 50 दिन शेष बचे हुए हैं और बचे हुए समय के अंदर यदि आप कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड और फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सिपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है और यह शिमला को क्या करता है, तिब्बत से जोड़ता है या किस राज्य में स्थित है। यानी कि यहाँ पर सीधी सी बात पूछी गई है कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि जो सिपकिला दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से कौन सा ओडिसी नृत्य रूप की उत्पत्ति का राज्य है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि जो ओडिसी नृत्य रूप है ये ओडिसी राज्य या ओडिशा राज्य से स्थित है। ठीक है, तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, याद रखना कथकली जो नृत्य है ये केरल राज्य से संबंधित है। और आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।